हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मेहमान हैं उप वन संरक्षक तरुण मेहरा जी। तरुण मेहरा जी से वन से संबंधित जानकारियाँ हम साझा करेंगे। साथ ही शुरुआत इनके जीवन परिचय से हम शुरू करेंगे, कहाँ से हैं और जिस पद पर ये हैं, इससे पहले इन्होंने कहाँ राजस्थान में सेवाएं दी और क्या कार्य इनके रहे। आइए हम बात करते हैं डीएफओ तरुण मेहरा जी से। डीएफओ तरुण मेहरा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। मेहरा साहब, आप अपने जीवन परिचय, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। आप कहाँ से थे और शिक्षा आपकी कहाँ हुई, और साथ ही इस क्षेत्र में कब से आप हैं? सर, मैं नेटिव जोधपुर से हूँ और मेरा बचपन जोधपुर में बीता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में जोधपुर में ही पढ़ा है। पूरी स्कूलिंग मेरी जोधपुर में हुई है। उसके बाद लाछू मेमोरियल कॉलेज जोधपुर की जानी मानी उस समय की टॉप कॉलेज रैंकिंग में हुआ करती थी राजस्थान की, तो मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट और मैथमेटिक्स में हूँ मैं। और उसके बाद मैं पीएचडी रिसर्च थीसिस कर रहा था MNIT जयपुर में। उस समय MRC हुआ करती थी वो, और वहाँ से मैंने फिर RFS का एग्ज़ाम दिया और उधर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गए। आपने मेरा साहब कहाँ प्रथम पोस्टिंग आपकी कहाँ थी, उसके बाद राजस्थान में आपने कहाँ सेवाएं दी? मेरा 96 में RFS का एग्ज़ाम दिया था, RPSC के थ्रू सेलेक्ट होके मेरी GFRC गुजरात फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज जो ICFRI देहरादून की सिस्टर कंसर्न है, तो वहाँ से हमारी 2 साल का बेसिक फॉरेस्ट्री जो कोर्स होता है वो किया 97 to 99। और उसके बाद सीकर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एज ए क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर में श्री माधोपुर। और शेखावटी में मैंने शुरुआत के 1.5 साल काम किया। उसके बाद बूंदी में, और बूंदी से फिर 12 शाहबाद में। हाड़ौती को राजस्थान में फॉरेस्ट्री का एक ट्रेनिंग स्कूल कहा जाता है। तो फॉरेस्ट्री के जितने भी फेसेस हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं, वो हाड़ौती में काम करने को मिल जाते हैं। तो उन सारा सेक्ट्स का अनुभव, फॉरेस्ट्री के जितने भी डिविजन्स हैं, वो सारा यहाँ सीखने को मिला। और उसके आधार पे कहा जाता है फॉरेस्ट में कि हाड़ौती में जिसने अपनी जॉब की शुरुआत कर ली और तो फिर राजस्थान में किसी भी जोन में उसको कोई सामने बाधाएं आएगी, वो फेल नहीं हो सकता ऑफिसर। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने हाड़ौती में अपनी प्रारंभिक वर्षों में सेवाएं की। उसके बाद मैं वापस वेस्टर्न राजस्थान में चला गया और 2013 में मैं सहायक वन संरक्षक पे प्रमोट होके 2 साल सवाई माधोपुर में जॉब किया। फिर बाड़मेर डिवीज़न में ACF रहा और उसके बाद में कोटा में हूँ 2018 से। तरुण मेहरा साहब, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वन की वास्तु परिभाषा क्या है। वन जो है ये किस तरह मानव का एक आधारभूत हिस्सा है। फॉरेस्ट में जनरली 2, एक तो लीगल डेफिनेशन और एक फॉरेस्ट्री की जो आम धारणा है। डिक्शनरी मीनिंग में देखा जाए तो वनाच्छादित क्षेत्र जो भी है वो वन की परिभाषा में आता है। और अगर लीगल टर्म में बात करें तो जो फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाम म्यूटेट नहीं भी है तो भी अगर हमारे गजट में है तो लीगल फॉरेस्ट के जो प्रावधान लागू होते हैं फॉरेस्ट एक्ट्स के, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो लीगली डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के रूप में जो वन विभाग में नोटिफाइड है, उन्हीं वे फॉरेस्ट के कायदे कानून लागू होते हैं। जिससे बहुत से शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः आम जनता की धारणा ये है कि कहीं भी पेड़ कटा है तो वन विभाग का दायित्व है, हमें सूचित करते हैं। ठीक है, नैतिक कर्तव्य है हमारा, पेड़ कहीं भी कटता हम विरोध करते हैं उसका, और विद्युत प्रक्रिया भी पालना करते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं
हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट के जो कायदे कानून हैं वो फॉरेस्ट लैंड पे ही लागू होते हैं। जो अदर लैंड्स है जैसे सिवाई चक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, चारागाह है, या अर्बन से क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ पेड़ वेड़ कटते हैं, या तो उनमें फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होते। तो ये थोड़ा मोटा मोटा कई बार आता है कि पेड़ कट रहे हैं, वन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारी कायदे कानून की मजबूरियाँ होती है, तो हम संबंधित विभाग को भी सूचित करते हैं और प्रयास करते हैं पेड़ कहीं भी नहीं कटे। मेरा साहब, राजस्थान में हाड़ौती का जो क्षेत्र आपने देखा, कितना प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा आता है इसमें? कोटा जिले का भूभाग का ज्योग्राफिक एरिया का जो करीब करीब 26% जो भूमि है वो वन के रूप में दर्ज है। उसका बहुत सा हिस्सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के रूप में दर्ज नहीं भी है, लेकिन गजट नोटिफिकेशन में फॉरेस्ट की है। और राजस्थान का टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 9.13% जो है, 9.21%, वो फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट के रूप में आता है। उसमें भी डेंस फॉरेस्ट तो बहुत कम है। और हाड़ौती का जो टोटल फॉरेस्ट का एरिया मैं बताऊं आपको कि राजस्थान का 95% फॉरेस्ट इधर हाड़ौती का, ये 4 जिले जो ये है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उदयपुर का सर्कल, और इसमें मेजर फॉरेस्ट एरिया कवर होता है। बाकी जो है जैसे वेस्टर्न राजस्थान में, तो वो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का काम है, एफॉरेस्टेशन का वर्क ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये इशू आता है उसमें। टेको साहब, आप हाड़ौती में आपने काफ़ी समय बिताया, बूंदी में भी आप रहे, तो आपने बूंदी में जो वन क्षेत्र में क्या क्या आपके अधीन जो काम थे, आपने हाड़ौती की जनता को क्या दिया उसमें? मेरा बूंदी में मेरे 2 टेन्योर रहे, 2001 से लेकर 2002 तक। वहाँ क्षेत्रीय अधिकारी बूंदी में था मैं। उस समय मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में काफ़ी रोल प्ले किया और कोशिश ये की कि बूंदी में जो हेडलोड कट के आते हैं शहर में बिकने के लिए, बूंदी की पहाड़ियों में महिलाएं सुबह सुबह चढ़ती हैं और शहर बोझा काट के और दोपहर मतलब 11-12 बजे तक नीचे उतरती है। तो मैंने उस समय क्षेत्रीय अधिकारी बूंदी रहते हुए प्रयास ये किया कि इनको फॉरेस्ट के ऊपर ये जो फ्यूल वुड का प्रेशर है, धोक की लकड़ियाँ कटती है, तो धोक का जंगल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ के इकोसिस्टम के पार्ट है। तो उस धोक को बचाने के लिए हमने उस प्रेशर को जूली फ्लोरा में डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो उससे धोक का वापस रीजनरेशन अच्छा हुआ। हमने कोशिश ये महिलाओं से समझाइश की कि आप ये जूली फ्लोरा प्रोसोपिस जूली फ्लोरा इसको काट लीजिए, और धोक जो कि नर्सरी में भी आसानी से तैयार नहीं होता है, जिसका एफोरेस्टेशन भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसको आप छोड़ें। तो उसमें हमें काफ़ी सफल रहा था 1 साल तक। उसके बाद मैं दूसरी बार टेन्योर रामगढ़ विजदारी जो सेंचुरी है, उसमें सहायक वन संरक्षक के रूप में मेरे पास अतिरिक्त चार्ज रहा। मैंने उसमें अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हुए और विभाग सरकार की योजनाओं को, विभागीय योजनाओं को, टाइगर रिजर्व घोषणा हुई थी इसको, तो उसमें मैंने जल संरक्षण के कार्य और प्रोटेक्शन के कार्य में बहुत एक्टिवली काम किया मैंने। और टाइगर रिजर्व बाद में घोषित हो, उससे पहले ही हमने टाइगर के हैबिटेट के डेवलपमेंट के लिए, हैबिटेट का टाइगर किस तरह का चाहिए, वो हमने उसमें सुधार कार्य 1-1.5 साल की अवधि में इंटेंसिव वर्क किया। तो आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि बूंदी के जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर 1 क्षेत्र जो है, वो अपने आप में चारागाह विकास और जल वन्य जीवों के पेयजल की उपलब्धता के लिए आत्मनिर्भर है। मैंने वहाँ की पुरानी जल संरचनाओं का रिनोवेशन करवाया बहुत ही कम बजट में। बगैर बहुत सी ऐसी जगह तो हमने काली मिट्टी के लेप करके उनकी एक थिनी पतली लेयर बिछा के एनीकट्स के दरारों को मरम्मत किया, उनकी डीसिल्टिंग करवाई, और आज उनमें 12 मास पानी उपलब्ध रहता है। एक समय हुआ करता था कि पिंच पीरियड के लिए, मतलब मई जून का जो स्कॉर्ची सनलाइट का अवधि होती है, उसमें पेयजल, वन्य जीव पेयजल के लिए पानी के टैंकर्स डलवाए जाते थे। और तो मैं जब वहाँ पे एसीएफ का कार्यकाल रहा, तो हमारे स्टाफ व बूंदी की टीम की स्टाफ ने इतना मेहनत किया,
पुरानी भूजल संरचनाओं को दुरुस्त करके उनमें पुनः पानी से भरे लबालब भरे रहने के लिए कि वो बजट भी हमें सरेंडर करना पड़ा, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी व्यय करने की। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और बूंदी वन्य जीव रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व के वहाँ के स्टाफ की मेहनत का परिणाम है। वहाँ का स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है, ये तो कहना पड़ेगा। और वहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि सारा ज़्यादातर स्टाफ वहाँ का लोकल लगा होने से फील्ड स्टाफ वो उनका दिल में वहाँ विषधारी अभ्यारण्य के प्रति दिल से जुड़ाव है और वो पैदल गश्त करते हैं। वाहनों की वहाँ गश्त की पर वो उतनी परंपरा नहीं है, वहाँ पैदल ट्रैकिंग करते हैं और उसका सुरक्षा में टाइगर ट्रैकिंग में बहुत सीधा इम्पैक्ट आया है, वो अच्छा हुआ है। और दूसरा 2022 में जनवरी में 21 जनवरी में इसके टाइगर रिजर्व की घोषणा के लिए हमें टास्क सौंपा गया था। तो इसका एरिया निर्धारण करना, कोर बफर में डिवाइड करना और पूरे वन क्षेत्र को इवन सवाई माधोपुर की सीमा से लेके इंद्रगढ़ की उधर से और पूरा बूंदी जिला, कोटा जो चंबल घड़ियाल सेंचुरी का इसका समस्त वन खंडों को और लगते हुए बूंदी जिले से लगते हुए भीलवाड़ा के वन खंडों को हमने एक एक वन खंडों को विजिट किया, फिजिकली वहाँ जाके देखा और कोशिश ये की कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व और मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बीच में कॉरिडोर के रूप में ऐसा कोई वन खंड नहीं छूटे जो वन्य जीवों के आवागमन का एक कॉरिडोर डेवलप करते हो। तो ये हमारे फील्ड स्टाफ ने बहुत बढ़िया काम किया और उसको मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने नेतृत्व किया उस दौरान। आपके मतलब इस कार्य में कौन कौन सा क्षेत्र आता है जिले में? अभी हाल ही में मेरे पास एडिशनल चार्ज था। मेरी मूल पोस्टिंग है मुख्य वन संरक्षक कोटा के प्रोटेक्शन डीसीएफ का काम देखने का, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ चारों जिले आते हैं। इनमें मेरे कार्य क्षेत्र में पड़ते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास उपवन संरक्षक कोटा का अतिरिक्त प्रभार था जो 3 महीने मेरे पास चार्ज में रहा। उस दौरान हमने यहाँ के जो अतिक्रमित वन क्षेत्र है उनको इंटेंसिवली वर्क किया, उनके फॉरेस्ट के नक्शों को, रेवेन्यू नक्शों और यूआईटी के नक्शों से खसरा मैप को हमने सुपर इम्पोज करके अतिक्रमणों को हमने चिन्हित किया। और जो हाल ही में 1-2 सालों में बस्तियाँ डेवलप हो गई थी, भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, उनको मिशन मोड पे लेके हमने कच्चे पक्के मकानों को और खाली करवाया, बस्ती को पूरा करीब हमने 50 से 60 हेक्टेयर एरिया को अतिक्रमण को नष्ट किया है। तो एक ये काम हुआ है। और दूसरा एफोरेस्टेशन के लिए तो मिटिगेटिव मेजर के तहत काफ़ी एफोरेस्टेशन के लिए वन विभाग कोटा का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली कोटा शहर के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट का आपको नज़र आएगी। जैसा कि आपने जानते हैं फॉरेस्ट्री का काम ऐसा है, उसके रिजल्ट आज काम का संपन्न होगा तो 10 से 15 सालों में देखने को मिलता है। तो अगले आने वाले 5-10 सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। मेरा साहब, जो वन क्षेत्र है इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके विभाग के कौन कौन लोग होते हैं जो इसकी आप सुरक्षा कराते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पूरा एक हायरार्की सिस्टम है। इसमें सीनियर लेवल पे तो ऑल इंडिया सर्विस के फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं और मिडिल मैनेजमेंट में आरएफएस अधिकारी होते हैं जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित होकर आते हैं और ग्राउंड स्टाफ जो है वो एज ए गार्ड अपना कैरियर शुरू करता है। तो हायरार्की में मैं आपको परिचित कराऊँ अपने दर्शकों को। फॉरेस्ट में नीचे गार्ड से वन रक्षक से पद शुरू होता है, वन रक्षक, उसका अगला पद होता है सहायक वनपाल। सहायक वनपाल के बाद वनपाल होता है जो हमारी इसमें हायरार्की पुलिस से पैरिटी डिसाइड की हुई है। तो जो वनपाल होता है, गार्ड जो है वो कांस्टेबल के इक्विवेलेंट रहता है, सहायक वनपाल हेड कांस्टेबल के इक्विवेलेंट पैरिटी में रहता है। पुलिस और फॉरेस्ट में पैरिटी डिसाइड की गई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। तो फिर सहायक वनपाल जो है एएसआई की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है पुलिस के। मैं पुलिस से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि चूँकि आम जनता में पुलिस के पदनाम कॉमन है तो फॉरेस्ट के पदनाम उतने आसानी से समझने में दिक्कत आती है, तो मैं तुलना करके बता रहा हूँ। फिर वनपाल के बाद में आरओ ग्रेड सेकंड होता है, क्षेत्रीय अधिकारी ग्रेड सेकंड, वो सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। फिर रेंजर ग्रेड फर्स्ट होते हैं जो कि सीआई पुलिस के काउंटर पार्ट में जो सीआई पोस्ट होती है
वो हो। और उसके बाद में सहायक वन संरक्षक जो है वो पद ACF का जिसको कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, तो वो आपके जो CO होते हैं DYSP उनके काउंटर पार्ट हायरार्की है। उसके बाद में DCF का पद है और फिर कंजर्वेटर, देन चीफ कंजर्वेटर, एडिशनल चीफ कंजर्वेटर, देन प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। तो ये इस तरह ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पदों की हायरार्की डिसाइड की हुई है। और ये आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से उस समय स्टेट टाइम से ही चला आ रहा, और ये नोमेनक्लेचर पूरे वर्ल्ड में चलता है। देखो मेरा साहब, जो वनों में विकास के कार्य सरकार के द्वारा आपका विभाग किस तरह करता है? फॉरेस्ट के दो मेजर काम हैं, एक तो डेवलपमेंट वर्क और दूसरा प्रोटेक्शन वर्क। दो मुख्य इसकी डिवीज़न है, भाग है, कुछ कह सकते हैं आप। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली चलता है। जो विंग डेवलपमेंट करा रही है वही प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देती है। तो इस तरह से पुलिस की तुलना में वन विभाग का काम थोड़ा दोहरा चरित्र का है। डेवलपमेंट का रोल भी प्ले करना पड़ता है। ये राज्य सरकार का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें प्रोटेक्शन वर्क भी है, लॉ एनफोर्समेंट भी करना पड़ता है उसी ऑफिसर को, और उसी ऑफिसर को डेवलपमेंट वर्क भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अन्य विभागों में जो महकमे या जो पद नाम है वो या तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं या डेवलपमेंट का वर्क काम होता है। इंजीनियर विंग्स होती है सरकार के अन्य महकमों में जो डेवलपमेंट का काम करती है। फॉरेस्ट में दोनों ही काम एक ही विंग को करना पड़ता है, एक ही ऑफिसर के ऊपर दारोमदार रहता है, प्रोटेक्शन का भी और डेवलपमेंट का भी। तो उसमें हमारे डिफरेंट स्टेट प्लान के और बजट होते हैं, भारत सरकार से भी CSS ग्रांट आती है, बहुत से विदेशी फंडेड प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूशन करने पड़ते हैं। तो वो सारा एफोरेस्टेशन से रिलेटेड होता है या वनों के अंदर भू और जल संरक्षण का कार्य होता है, जो वनों ज़मीन में जल स्तर को ऊंचा उठाए रखने के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह भूजल संरक्षण का काम एफोरेस्टेशन एक्टिविटी का एक मेजर कंपोनेंट रहता है। और साथ के साथ जो वन भूमि है उनकी सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं, राजस्थान वन अधिनियम बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट बने हुए हैं। ये सभी जो स्पेसिफिक रूल्स है, रेगुलेशंस बने एक्ट है, उनकी पालना भी वन विभाग का अपना खुद का ही रहता है। हमारे नीचे जो ग्राउंड स्टाफ है वो यूनिफॉर्म फोर्स के रूप में डिसिप्लिन एक सेना है, और जो मिडिल मैनेजमेंट और हायर अथॉरिटी है उनमें वर्दी का प्रावधान नहीं है। क्षेत्रीय अधिकार तक का यूनिफॉर्म फोर्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेरा साहब, सघन वृक्षारोपण के लिए क्या प्रयास रहते हैं वन विभाग के? सघन वृक्षारोपण के लिए हमारे जिस तरह के मॉडल्स हैं, डिपार्टमेंट मॉडल्स के तौर पे एफोरेस्टेशन की एक्टिविटी को कैरिड आउट करता है। उसमें जिस तरह की भूमि है उस डिफरेंट इकोसिस्टम के पार्ट, माइक्रो इकोसिस्टम के तौर के ध्यान में रखते हुए मॉडल बनाए हुए हैं। जैसे डेजर्ट के अलग मॉडल, जैसे सैंड ड्यून जहाँ हवा के साथ मिट्टी के कण उठ के शिफ्ट होते हैं तो वहाँ अलग मॉडल बनाए हुए। अपने हाड़ौती के जो पठारी क्षेत्र है इनके लिए अलग मॉडल है। जहाँ सॉइल का डेप्थ ज़्यादा है वहाँ अलग है, और जहाँ सॉइल कम है, चट्टानी क्षेत्र है, पथरीले क्षेत्र है, यहाँ के अलग मॉडल बनाए हुए हैं। तो उनके अनुसार अलग अलग प्रजातियाँ नियत की हुई है। उन्हीं प्रजातियों को इंटेंसिवली हम एफोरेस्टेशन करते हैं। कहीं 1100 पर हेक्टेयर के प्लांटेशन होता है, कहीं 500 का, या किसी भूभाग पे 200 पौधे पर हेक्टेयर के प्लांटेशन के अलग अलग नॉर्म्स बने हुए हैं। उन सबको मापदंड को पालना करते हुए वन विभाग के एफोरेस्टेशन एक्टिविटी, पुनः वनाच्छादीकरण का अभियान जो कैरिड आउट किया जाता है। मेरा साहब, अपने कोटा क्षेत्र में मतलब संभाग में कितनी नर्सरियां आप हर साल उत्पादित करते हो? हर वन मंडल में और जो विकास खंड बने हुए हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो प्राय ये है मोटा मोटा नॉर्म्स कि हर वन खंड, जो विकास खंड है प्रशासन के, उनमें हमारी एक रेंज होती है। तो रेंज के नीचे नाके और चौकियाँ होती है, और प्रत्येक रेंज में 2 या 3 नर्सरी का प्रावधान किया हुआ है, ताकि लोगों को प्लांट रेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन में भी आसानी रहे और
उन रेंज, उस पर्टिकुलर रेंज में जो एफॉरेस्टेशन के लिए फंड आया हुआ है या वन खंड को वापस वनाच्छादित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, तो उस आसपास के भूभाग को वहीं उसी नर्सरी से पौध तैयार करके और लोग ये भी ध्यान रखा जाता है कि नर्सरी में जब पौध तैयारी होती है तो वो स्थानीय वृक्षों से ही बीज इकट्ठा करके पौध तैयार करा जाए, ताकि वहाँ के इकोसिस्टम में वो प्रॉपर उसका जो हार्डनिंग हो जाए हो, तो वो फैक्टर उसमें बेसिक कंसिडर किया जाता है। मेरा साहब, ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध होते हैं क्या इस तरह जो आप वृक्षारोपण जो वृक्ष? हाँ बिल्कुल, विभागीय जो वृक्षारोपण के लक्ष्य दिए जाते हैं, उसके अलावा प्रत्येक नर्सरी को जिले स्तर पे मुख्यालय से फंड टारगेट लक्ष्य आवंटित होते हैं, जिसमें ये और उसमें भी फिर जिला स्तर से नीचे नर्सरी रेंज वाइज और नर्सरी वाइज टारगेट आवंटित किए जाते हैं, जो आम जनता में पौधों को कम सब्सिडाइज रेट पे और कम कीमत में प्लांट उपलब्ध हो सके, और उनकी मांग का भी ध्यान रखा जाता है कि वन औषधीय पौधे हैं और फलदार पौधे हैं, इस तरह का ध्यान रखा जाता है कि ये पौधे जो आमतौर पे प्राइवेट नर्सरी में नहीं मिलते हैं, उन प्रजातियों को हम प्रेफर करते हैं। मेरा साहब, आप रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य में भी आपने बखूबी काम किया, वहाँ क्या पर्यटन की विशेष संभावना नज़र आती है और वर्तमान में कैसा वो नज़र आ रहा है? इको टूरिज्म वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार का बहुत ही मतलब की पॉइंट है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो रामगढ़ ही नहीं, पूरी सभी जगह, इवन जो हमारे टेरिटोरियल फॉरेस्ट के डिविजन्स हैं, वहाँ भी इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। रामगढ़ में भी सफारी वहाँ के डीएफओ साहब के नेतृत्व में अभी हाल ही में शुरू हुई है, और वहाँ पे काफ़ी टूरिज्म स्कोप भी है और इन्फ्लक्स भी अभी वर्तमान में काफ़ी टूरिज्म का लोगों का ध्यान भी खींचा गया है, और वहाँ पे इन्फ्लक्स बढ़ा है टूरिज्म का। मेरा साहब, जैसे शहरी क्षेत्र में भी अभी कोटा की बात करें पर नए शहर की, तो इसमें भी आसपास तो सरकारी बस्तियां बस गई, बीच में फॉरेस्ट की लैंड है, तो इसमें इस लैंड में आगे क्या प्रावधान रहेगा आप लोगों का? यही प्रयास रहा है कि मतलब शहर के विस्तार के दौरान जो वन खंड शहरी विस्तारित सीमा के बीच में आ गए हैं, आसपास बस्तियां डेवलप हो गई है, उन वन खंडों को या उन वन भूमियों को बचाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है, क्योंकि ज़मीन बहुत ही महंगी है, तो वहाँ पे भूमाफियाओं की नज़र रहती है। कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे वन भूमियों को चारों तरफ से पक्की पत्थर की दीवार बना के उनमें वन प्रजातियों के वृक्षों का रोपण करके वो लंग्स के रूप में, उस कॉलोनी का जो आसपास का एक लंग्स के रूप में, हवा का ऑक्सीजन का बैंक के रूप में काम करे, वो सोर्स के रूप में काम करे। तो प्रयास यही रहता है कि पर हेक्टेयर एटलीस्ट 100-200 पौधे हम लगाएं, ताकि वो उस ज़मीन को बचाया जा सके। मेरा साहब, पहले वन भूमि को कुछ सब लीज पे देने का भी ऐसा कोई प्रावधान था, जिसमें रतन जोत या इस तरह के वृक्ष लगाने की कोई परंपरा थी? फॉरेस्ट में लीज पे देने का ऐसा कभी कोई प्रावधान नहीं रहा है। वन भूमि को गैर वाणिज्यिक गतिविधि काम लेने के लिए बाकायदा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रावधान है देश में। उसकी कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वन भूमि पे गैर वाणिज्यिक गतिविधि किया जाना संभव होता है। बाकी सारी अगर वो अनुमति नहीं ली है तो तब तक वो सारी गतिविधि अवैध मानी जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। हाँ, वन सुरक्षा समितियां बना के उनके माध्यम से पुनः वनीकरण के काम जरूर क्रियान्वित किए जाते हैं। तो इनमें जो वृक्षारोपण जो ये समितियां हैं वो किस तरह करती है सर? ग्रामीण क्षेत्रों में वन सुरक्षा प्रबंधन समिति गठन किया जाता है, जो राजस्थान सरकार के समय समय पर जारी गए सर्कुलर्स के और नियमों की गाइडलाइन की पालना करते हुए बनाए जाते हैं उन मेंबर्स। और ये बाकायदा वहाँ के माइक्रो प्लान्स बनाती है
उन जो गाँव उस भूभाग से जुड़े हुए लगते हुए वन क्षेत्रों का मैनेजमेंट का काम देखती है, प्रोटेक्शन में वन विभाग के फील्ड स्टाफ को सहयोग देती है, और माइक्रो प्लान के अनुसार उनकी जो डिमांड होती है, मांग होती है, उसकी पूरी ध्यान रखते हुए पुनः वनीकरण का काम लागू किया जाता है। डीएफओ साहब, वन विभाग में वास्तव में स्टाफ की कमी तो देखी जा रही है, क्योंकि अतिक्रमण भी बढ़ जाते हैं। जी जी जी। तो आप की सरकार से क्या मांग रहेगी? नहीं, मांग तो सर विभाग के एक कार्मिक होने के नाते तो मेरे तो यही है, सरकार के से अपेक्षा ही रहती है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए वन सुरक्षा में, और स्टाफ का संसाधनों का जो अभाव है उसको तुरंत और प्राथमिकता के आधार पे उसको सॉर्ट आउट किया जाना जरूरी है। सर, आखिरी में एक प्रश्न आपसे, आप हाड़ौती की जनता को वृक्षारोपण के संदर्भ में क्या मतलब जानकारी देना चाहेंगे कि वृक्षों का होना क्यों आवश्यक है? मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि अभी आपने देखा कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी, और ये जो बीमारी या वायरल इन्फेक्शन फैला था तो वो कमज़ोर फेफड़ों का ही परिणाम था। और कमज़ोर फेफड़े कब होते हैं? जब हम दूषित हवा लगातार उस माहौल में रहते हैं, तब हमारे फेफड़े कमज़ोर होते चले जाते हैं। अगर हम हमारे आसपास के जंगल को बचाएंगे तो हमारी आसपास की हवा जो है जिसे हम प्रतिपल इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो शुद्ध जाएगी, तो हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे और हमें इस तरह की महामारियों को बचाव के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे आसपास का माहौल प्राकृतिक और शुद्ध हवा ऑक्सीजन हम ले पाएंगे। तो हमें इस चीज़ को महत्व को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो मुक्त की भूमि है, मुक्त के पेड़ हैं, इसको काटो अपनी आवश्यकता अनुसार ना। इस संसाधन, इस प्राकृतिक संसाधन को हमें अगली पीढ़ियों तक ले जाना है, सुरक्षित सौंपना है उसको। ये ध्यान में रख के आप इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे तो ये हमें ही नहीं, हमारी अगली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित माहौल दे पाएगा। तो हमें वनों को बचाना, वन्य जीवों को बचाना, इकोसिस्टम का सारा एक चैन कड़ी जुड़ी हुई है। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर हमने इकोसिस्टम का किसी पार्ट कड़ी को हटा दिया तो अब खतरा हमारे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप उस कड़ी का आप भी पार्ट है, वन्य जीव भी एक हिस्सा है और पेड़ भी उस इकोसिस्टम का पार्ट है। सभी की अपनी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस कड़ी को हम बचाएं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील है। ये थे हमारे साथ डीएफओ तरुण मेहरा जी। इन्होंने वनों के बारे में जानकारी दी और वन मनुष्य के लिए कितने आवश्यक है ये सब आपको बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया जनता से बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।